नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे। मैं प्रशांत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलेक्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक हमने 3 क्लासों को कवर किया है और वहां से आगे की जो क्लास हैं वो हम विधिवत तरीके से एक बहुत अच्छे तरीके से कवर करके चलेंगे। तो आज का हमारा जो क्लास है, तो विगत क्लास में हमने जाना था हिंदी भाषा की उपभाषाएं, उसकी बोलियां और बोलियों का जो क्षेत्र विस्तार था। क्षेत्र विस्तार जानने के बाद में जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न आए, हमने उन प्रश्नों को भी कवर किया। उसी के साथ एक और टॉपिक है इधर कि बोलियों का वर्गीकरण। जैसा कि जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो बोलियों का वर्गीकरण है, और इसको कवर करने के बाद में हम अपनी क्लास को व्याकरण की तरफ बढ़ाएंगे, जहां हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे। तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने मुख्य बिंदु पर पहुंचते हैं। जैसा आपके सामने दिख रहा है कि बोलियों का वर्गीकरण। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि एक एग्जाम होता है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, उसमें बहुतायत मात्रा में यहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं। यूपीएसआई में भी प्रश्न पूछे गए हैं और विभिन्न परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आज की क्लास में हम इनके बारे में जानेंगे, आगे वर्णमाला के बारे में सीखेंगे, और अगली क्लास जब हमारा वर्णमाला पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन का हम पीडीएफ लेके आएंगे, और जहां से हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी होंगे। तो जानते हैं हम आकार बहुला। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि आकार बहुला कौन कौन सी बोलियां होती हैं। अच्छा, आकार बहुला होता क्या है, तो उसको हम समझेंगे कि आकार बहुला वह बोली होती है जिसमें जब हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण में सबसे ज्यादा जिस शब्द का हम जिस वर्ड का यूज करेंगे वो होगा आ। तो आकार बहुला वह बोली होती है जिसमें शब्दों का उच्चारण आ वर्ड के साथ अधिक होता है। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करेंगे तो हमें वहां पर आ वर्ड बहुतायत मात्रा में दिखेगा। अब होती कौन कौन सी बोलियां हैं, प्रश्न आता है कि आकार बहुला बोलियां कौन कौन सी होती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कौरवी, जिसका एक अन्य नाम है खड़ी बोली, तो कौरवी को हम खड़ी बोली नाम से भी जानते हैं। तो कौरवी या खड़ी बोली आकार बहुला। जब भी बात होगी कन्नौजी, आकार बहुला के अंदर आती है, ओकार बहुला के अंदर आती है, इकार बहुला के अंदर आती है, या टवर्ग बहुला के अंदर आती है। तो मेरे प्यारे साथियों, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी। आपको बताया था हरियाणी का एक अन्य नाम भी है जिसे हम बांगरू कहते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, खड़ी बोली, कन्नौजी और हरियाणवी। तो आप या तो इसको हम KKH कह सकते हैं, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी। याद करने का वो सिंपल तरीका है और याद करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा मानना तो यह है कि आप इन तथ्यों को नोट कर लें कहीं, क्योंकि बहुत अच्छे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं और आपको ये डाटा कहीं एक जगह मिलेगा भी नहीं। जैसे हमने बोला, वह मरेगा, करेगा, जाएगा, लास्ट में जिस पर बल दिया गया है वो है आ, अंत में जिस ध्वनि पर हमने बल दिया है वो आ, जैसे करेगा, खाएगा, जाएगा। और आगे जानते हैं इसी क्रम में हम ओकार बहुला। अब ओकार बहुला के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो हम अगली क्लास में क्वेश्चन के थ्रू इनको जानेंगे भी, और किस किस परीक्षा में आया है हम ये भी आपको दिखाएंगे। तो ओकार बहुला, जैसा कि इसका नाम है ओकार बहुला, तो जब इसका हम उच्चारण करेंगे तो ओ वर्ड के साथ इसका उच्चारण ओ वर्ड के साथ अधिक होता है। अब ओकार बहुला बोली कौन सी होती है, सीधा सा प्रश्न आता है कि निम्न में से ओकार बहुला बोली कौन सी है। तो ब्रजभाषा, बुंदेली और दक्षिणी, BBD। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, B और D। BBD हमारी ओकार बहुला है, और जब भी आकार बहुला की बात होगी तो KKH, खड़ी बोली, कन्नौजी और हरियाणवी। आगे मेरे प्यारे साथियों जानते हैं उदासीन बहुला। उदासीन बहुला क्या होगा कि बच्चा इसमें उ की प्रधानता होती है, चाहे तो छोटा हो चाहे बड़ा। उदासीन बहुला, जैसे अब उदासीन बहुला बोली कौन कौन सी होती हैं,
प्रश्न पूछा जाता है कि उदासीन बहुला बोलियां कौन सी हैं, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं उनकी संख्या आपको पिछली क्लास में बताई थी कि पूर्वी हिंदी की जो संख्या होती है उसकी जो बोलियां हैं मेरे प्यारे साथियों कितनी होती हैं, 3। और तीनों को हमने याद करने का एक सिंपल तरीका बताया था, ए वी सी। ए फॉर अवधी, बी फॉर बघेली, बघेली, और सी फॉर आपको बताया था मेरे प्यारे साथियों छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो जैसा कि आपके सामने इधर लिखा गया है कि उदासीन बहुला के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो अवधी आती है मेरे प्यारे साथियों, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। आगे जानते हैं कि इकार बहुला, तो इकार बहुला कौन कौन सी बोलियां होती हैं या कौन सी होती है, तो जहां किसकी प्रधानता होगी, ई की प्रधानता होगी। और इकार बहुला के अंदर जो बोली आती है वो सिर्फ एक ही है, आपको सिर्फ एक ही याद रखनी है, वो है हमारी भोजपुरी, वो है मेरे प्यारे साथियों भोजपुरी। और आगे जानते हैं जो इस बहुला से प्रश्न आता है तो एक लास्ट है जिसे हम कहते हैं टवर्ग बहुला। तो टवर्ग बहुला के अंदर कौन कौन सी, तो टवर्ग बहुला की जब भी बात होगी मेरे प्यारे साथियों तो हमारा जवाब होगा मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी। अच्छा, यहाँ ट वर्ग की अधिकता, यहाँ सिर्फ टाकी नहीं, मैं ट वर्ग की बात कर रहा हूं। आगे जानेंगे जब हम व्यंजनों को पढ़ेंगे तो वहां पर हम वर्गीय व्यंजनों को पढ़ेंगे, और जब वर्गीय व्यंजनों को पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि ट वर्ग में कौन कौन से वर्ड और आते हैं। तो ट, ठ, ड, ढ, ध, ये सारे के सारे अंदर किसके अंदर आएंगे मेरे प्यारे साथियों, टा वर्ग। तो टा वर्ग की अधिकता होगी। तो प्रश्न है कि ट वर्ग के अंतर्गत या ट वर्ग बहुला के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो आपको बताया था मैंने राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो मैंने आपको बोलियां बताई थी मेरे प्यारे साथियों वो 4 थी। अब 4 कौन कौन सी थी, आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया था कि पूर्वी बोली कौन सी है, पश्चिमी बोली कौन सी है, उत्तरी बोली कौन सी है और दक्षिणी बोली कौन सी है। तो आप जहां तक मेरा एक विश्वास है आप भूले नहीं होगे। इस प्रकार से मैंने एक डायग्राम बनवाया था और इधर बताया था एक लड़का है जिसका नाम है जय, जय मार। तो जयपुरी, जयपुरी, मार फॉर मारवाड़ी, मारवाड़ी, मेवा फॉर मेवाती और मार फॉर मालवी। तो सबसे पूर्वी बोली कौन सी है, तो जयपुरी। इसको हम ढूंढानी नाम से भी जानते हैं और इसका एक अन्य नाम है मेरे प्यारे साथियों, इसको हम हाड़ौती भी कहते हैं। कभी पूछा जाएगा अहिरवाटी किसे कहते हैं, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अहिरवाटी हम मेवाती को कहते हैं। तो सबसे राजस्थान के उत्तरी जिले में जो बोली बोली जाती है वो मेवाती है, सबसे पश्चिमी जिले में बोली जाती है वो मारवाड़ी है, सबसे पूर्वी जिले में बोली जाती है वो जयपुरी है और सबसे दक्षिणी जिले में बोली जाती है वो है मेरे प्यारे साथियों मालवी। तो राजस्थान हिंदी की चारों बोलियां ट वर्ग बहुला के अंदर आती हैं। तो आगे से इस प्रकार का कोई प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए। हम एक बार पुनः, आप चाहो तो एक बार फिर से इसको आप रिवाइज कर सकते हो कि ओकार बहुला में कौन सी आएंगी, आकार बहुला में। आकार बहुला में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी के एच, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी। ओकार बहुला में भी एक ट्रिक बताई थी बीबीडी, तो ब्रजभाषा, बुंदेली और दक्षिणी। आपको उदासीन बहुला मैंने आपको बताया था कि पूर्वी हिंदी की तीनों अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तीनों की तीनों पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो हमारी उदासीन बहुला में आती हैं। और इकार बहुला में सिर्फ एक आती है जिसे हम कहते हैं भोजपुरी, और लास्ट बचता है ट वर्ग बहुला। तो ट वर्ग बहुला के अंदर हम कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थानी हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं अर्थात 4 बोलियां हैं वो चारों की चारों बोलियां किसके अंदर आती हैं, ट वर्ग बहुला के अंदर आती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य थे जिन्हें भी हमने जाना। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए हुए हैं उन्हें हम अगली क्लास में कवर करेंगे। अब चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, हमारा अगला टॉपिक है भाषा, भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। हमने भाषा के बारे में जाना था, जहां तक मुझे याद है कि भाषा मेरा 2nd क्लास में टॉपिक था और मैंने वहां बताया था कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है
और जिसका अर्थ होता है बोलना या विचार प्रकट करना, अपने भावों को सामने वाले व्यक्ति के पास तक पहुंचाना है। तो आप जिस माध्यम का प्रयोग करेंगे वो हमारी भाषा होगी। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं हम क्लास की तरफ। तो इसका सीखने का जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वहां हम सबसे पहले, बच्चा सबसे पहले चीजों को क्या करता है, सुनता है। तो जब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात होगी तो सबसे पहले हम सुनेंगे। सुनना, कलर आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम कलर चेंज कर लेते हैं, पर आपको परेशानी नहीं होने देंगे। सुनना, उसके बाद में बोलना, उसके बाद में पढ़ना, और सबसे लास्ट जो इसकी अंतिम स्टेज होती है वो होती है लिखना। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है शुभोपली। जैसा कि आपको यहां दिख रहा होगा, सु बो प ले। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये आपके टेट, सीटेट, सुपरटेट वगैरह में बहुतायत मात्रा में प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, जवाब होगा शुभोपली। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आगे हम जानते हैं कि व्याकरण क्या है। हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। तो जब चर्चा व्याकरण की जाएगी तो कंप्यूटर महोदय जी आप एक प्लेन एक स्लाइड लगाएं, हम वहाँ बच्चों को समझाएंगे कि ये व्याकरण क्या होता है। तो हम जानेंगे व्याकरण। व्याकरण, व्याकरण क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जितनी भी भाषाएं हैं उनका अपना कोई ना कोई व्याकरण है। अंग्रेजी है तो अंग्रेजी ग्रामर है, हिंदी है तो हिंदी व्याकरण है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है, जहां से हम चीज़ों को सही रूप से समझेंगे, सही रूप से सुनेंगे, सही रूप से लिखेंगे। वो ये सब चीज़ हमें व्याकरण ही सिखाएगा। तो व्याकरण जो है आपको बता दें, वि धन आ धन करण। पूछा जाएगा कि व्याकरण किन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो बी धन आ धन करण से मिलकर के बना है। जब भी चर्चा की जाएगी कि व्याकरण में संधि कौन सी है, तो अभी हमने संधि पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है। आप यकीन रखिए, जिस दिन हम संधि पढ़ाएंगे धुआं धुआं कर देंगे। आप भी कहोगे कि हमने कभी संधि पढ़ी थी किसी से। तो व्याकरण की जब भी बात करेंगे, व्याकरण शब्द की बात करेंगे, तो व्याकरण है वो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ एड़ संधि का उदाहरण होगा। वे धन आकड़ में जाके टूटेगा। बट जब इसका हम और डीप तरीके से इसका जब विच्छेद कर लेंगे तो आ उपसर्ग यहाँ से निकाल लेंगे। तो विधन आधन कड़ से मिलकर के बना है, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है भली भांति समझना। इसका जो अर्थ होगा शाब्दिक वो होगा भली भांति, भली भांति समझना, भली भांति समझना। अच्छा, ये भली भांति क्या होता है कि हमने जो कुछ भी सुना उसको स्पष्ट तरीके से सुना है, शुद्ध रूप से सुना है। जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो शुद्ध रूप से बोल रहे हैं, और जो कुछ भी हम पढ़ेंगे या लिखेंगे उसको हम शुद्ध तरीके से, तो शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से पढ़ना, शुद्ध रूप से लिखना, ये सब हमें किसने सिखाया, ये सब किसकी देन है। तो ये व्याकरण की ही देन है, जहां से हम सीखे हैं। अगर व्याकरण नहीं होता तो हम चीजों को उल्टा सीधा पढ़ रहे होते। आगे जानते हैं, जब भी एक प्रश्न आएगा कि व्याकरण के अंग कितने हैं, तो जैसा कि अभी आपने स्लाइड पे देखा था व्याकरण के अंग, या कभी पूछा जाएगा भाषा के अंग, तो व्याकरण या भाषा के जो अंग होते हैं मेरे प्यारे साथियों वो होते हैं 3। भाषा के जो प्रमुख अंग हैं या व्याकरण के जो अंग हैं वो होते हैं 3। प्रश्न आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, या भाषा के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 वर्ड, नंबर 2 शब्द, और नंबर 3 वाक्य। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो वो मेरे प्यारे साथियों शब्द कहलाता है। और जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिल जाएंगे और एक भाव प्रकट करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों वो वाक्य कहलाएगा। तो वर्णों के मेल से क्या बना? शब्द, और शब्दों के मेल से क्या बना? वाक्य। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भाषा के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 वर्ड, नंबर 2 शब्द, और जब बात नंबर 3 की आएगी
तो नंबर 3 पे आ जाएगा आपका वाक्य। मुख्य रूप से ये 3 ही होंगे। जब कुल पे चर्चा होती है तो हम पद को वहां ऐड कर देते हैं तो 4 हो जाते हैं। आगे हम जानेंगे कि वर्ड क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कभी पूछी जाएगी तो मेरे प्यारे साथी जवाब होगा वर्ड। शब्द क्या है? तो 2 या 2 से अधिक वर्डों का सार्थक समूह। सार्थक, इनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए तो ही वर्ड होगा, अन्यथा वो वर्ड नहीं कहलाएगा। वाक्य, तो भाव के आधार पर भाषा का सबसे बड़ा अंग, या डायरेक्ट पूछा जाएगा भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों जवाब होगा वाक्य। आगे जानते हैं भाषा की महत्वपूर्ण इकाइयां। यहां से बहुत सुंदर प्रश्न बनते हैं, तो हम इसको भी जानेंगे कि भाषा की महत्वपूर्ण इकाइयां क्या हैं। तो चलते हैं हम स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। कभी पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा अंग क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों जवाब होगा वर्ड। वर्ड भाषा का सबसे छोटा अंग होता है, या इकाई की बात करेंगे तो इकाई भी वर्ड है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ज्यादातर बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि अभी तो सर ने बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ड है, और अब कह रहे हैं सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है। मेरे प्यारे साथियों आपने ध्यान नहीं दिया, हमने ये भी कहा था कि भाषा का सबसे छोटी मौखिक इकाई, जब मौखिक इकाई पूछी जाएगी तो वो ध्वनि होगी जिसको हम आवाज कहते हैं, और जब हम इस ध्वनि को लिख देंगे, लिखित रूप दे देंगे, तो यही ध्वनि बन जाएगी वर्ड। तो ये ध्वनि वर्ड में बदल जाएगी। जैसे हमारे मुंह से कोई आवाज निकली, हमने बोला आ, क्या बोला? आ, तो उस ध्वनि को हमने यहाँ एक चिन्ह दे दिया। ये चिन्ह है, ये जैसे चिन्ह दे दिए गए हैं हम उनका ही अनुसरण आज दिन तक करते आ रहे हैं। आ, तो अब ये वर्ड बन गया। हमें लिख दिया प, तो ये भी एक वर्ड है। हमें लिख दिया क, तो ये भी एक वर्ड है। वो बात एक अलग है कि इनमें स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वो हम आगे जानेंगे। आगे जानते हैं कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ, तो मेरे प्यारे साथी हमेशा ध्यान रखना कि वर्डों का कभी अर्थ नहीं होता। आप देख सकते हैं मेरे सामने लिखा है अ का कोई अर्थ है? नहीं है। मैंने लिखा च का कोई अर्थ है? नहीं। अच्छा, मैंने लिखा क, मैंने दल लिखा बच्चा का कोई अर्थ है? नहीं है। लेकिन जब क के साथ में अगर मैंने एक वर्ड और जोड़ दिया म, तो अगर सिर्फ म का अर्थ देखा जाए तो म का भी कोई अर्थ नहीं है और क का भी कोई अर्थ नहीं है। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर एक शब्द बनेगा कम, और कम का अब यहां अर्थ है। तो कम का अर्थ क्या होता है? कम का अर्थ होता है थोड़ा, कम का अर्थ होता है अल्प, और कम का अर्थ होता है अरे नेक। तो ये अर्थ है। अच्छा, इसको हम कह देते मक, हम इसको ऐसे भी तो बना सकते थे। मक का यहां पर कोई अर्थ नहीं है। तो जिन वर्डों का मेल होने पर कोई सार्थक शब्द बनेगा वही वर्ड है, वही शब्द है, अन्यथा वो शब्द नहीं है। हालांकि हम जब अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ेंगे तो हम वहां जान लेंगे कि जिनका अर्थ नहीं होता है वो निरर्थक होते हैं और जिनका कोई अर्थ होगा वो सार्थक होते हैं। उन पर चर्चा आगे करेंगे, फिलहाल हम यहां समझते हैं भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा का सबसे बड़ा अंग। तो भाव कभी वर्ड का नहीं निकलता। अच्छा, मैंने बोला प, क्या कोई भाव निकला? मैंने बोला कोई भाव निकला? नहीं निकला। अच्छा, मैंने बोला राम, क्या राम सुनते ही आपका कोई अंदर से कोई भाव उत्पन्न हुआ? नहीं हुआ। मैंने बोला आज राम बहुत परेशान है, तो वहां से भाव निकला। राम से चला नहीं जाता, सीता से बोला नहीं जाता, तो कोई ना कोई एक वाक्य था। और वाक्य बनेगा किससे? तो वाक्य बनेगा मेरे प्यारे साथियों शब्दों के मेल से। 2 या 2 से अधिक शब्दों का जो मेल होगा, जो सार्थक मेल होगा, वो कहलाएगा वाक्य। तो भाव हमेशा किसका निकलेगा? वाक्यों का। ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, भाव या भावार्थ के आधार पर तो वाक्य। और अगर कभी पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी
मौखिक इकाई, सिर्फ इतना ही है तो आपका जवाब ध्वनि है। मौखिक इकाई का लिखित रूप, जब कभी भी इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि मौखिक इकाई का लिखित रूप क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा जवाब अब बदल जाएगा। और जो हमारा जवाब होगा, अभी आपको बताया था कि कोई मौखिक इकाई थी, मैंने बोला अ प च ल ब द, ये इकाई ध्वनि है, मेरे मुंह से ध्वनि निकली है, और जब मैंने इसको चिन्ह दे दिया तो ये क्या बन गई, ये बन गया वर्ड। अ क प न। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई का लिखित रूप जब भी पूछा जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों जवाब होगा वर्ड। वर्ड मौखिक इकाई का लिखित रूप होता है। इस चीज को आप समझिएगा कि मौखिक इकाई का लिखित रूप क्या होगा, तो वर्ड होगा। और आगे जानेंगे वर्ड और उसके भेद। रटना कुछ भी नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मेरे साथ सभी क्लासों से जुड़े रहें और जहां आवश्यक हो आप अपना कॉपी पेन लेके बैठें, चीज़ों को नोट करें। आपको हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप चाहे वनडे एग्जाम की कोई सी भी तैयारी कर रहे हो। अब वर्ड जाना हमने, वर्ड और उसके भेद। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं वर्ड क्या है। अभी आपको बताया था कि हमारे मुंह से जो आवाज निकली, जो ध्वनि निकली थी, उसको हमने लिखित रूप दिया, और जो लिखित रूप दे दिया वो क्या बना, वर्ड। अच्छा, तो हमारे मुंह से ध्वनियां निकली वो क्या थी? हमारे मुंह से ध्वनि निकली अ, अभी बताया था आपको। हमारे मुंह से आवाज निकली क, हमारे मुंह से ध्वनि निकली न, हमारे मुंह से ध्वनि निकली ह, हमारे मुंह से निकली ओ, हमारे मुंह से आवाज निकली ओ। ये हमारे मुंह से ध्वनियां निकली। अब यहां से जब हम आगे जानेंगे कि वर्ड के भेद क्या हैं, तो जब वर्ड के भेद जानेंगे तो आप यहीं से सीखिएगा अभी कि वर्ड के भेद कैसे पहचाने। हमने यहां उच्चारण किया, और जब उच्चारण किया तो सबसे पहला जो वर्ड हमने लिखा है वो लिखा है अ। इसका हमने एक लंबा उच्चारण किया अ, शुरू से लेकर के एंड तक हमारे मुख से जो ध्वनि निकल रही थी वो एक ही थी, वो थी अ। अब हमने क्या किया, अब हमने उच्चारण किया क का। अब हमने बोला क, लास्ट में हम किसका उच्चारण कर रहे हैं, अ का। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है इसमें। आगे हमने जाना न, लास्ट में किसका उच्चारण कर रहे हैं, अ। ह, आगे बोला ओ, शुरू से लेके एंड तक हम एक ही ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं, वो है ओ। और आगे जानेंगे ओ, आप चाहे जितना भी लंबा बोलेंगे हमारे मुंह से सिर्फ एक ही ध्वनि आएगी, एक जैसी ध्वनि आएगी। और जहां कहीं भी एक जैसी ही ध्वनि आएगी वो स्वतंत्र है, उसे किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं है बोलने के लिए। हमने जैसे ही क बोला क, तो हमने यहाँ किसी अन्य वर्ड की सहायता ली, अर्थात हमने जिस वर्ड की सहायता ली है वो अंत में अ है, और अ को हमने डिवाइड कर दिया, वो स्वर है, और इधर क्या हो गया, व्यंजन। तो जब भी वर्ड के भेद पूछे जाएंगे तो मेरे प्यारे साथियों जवाब होगा कि वर्ड के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब इनकी परिभाषा बताने में भी हमें कोई आपत्ति नहीं आने वाली कि स्वर किसे कहते हैं। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो स्वतंत्र होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं वो स्वर होते हैं, और जो स्वतंत्र नहीं होते वो व्यंजन होते हैं, अर्थात इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रश्न आएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है या किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो मेरे दोस्तों जवाब होगा व्यंजन। और जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, बिना किसी वर्ड की सहायता से होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, तो स्वर कहेंगे। तो हमारा टॉपिक था वर्ड। वर्ड मैंने आपको बताया कि हमारे मुंह से जो ध्वनियां निकली थी हमने उन ध्वनियों को कोई चिन्ह रूप दे दिया, ये चिन्ह है। आप यकीन मानिए अगर इनको ऐसे नहीं लिखा होता। अच्छा, मैंने लिखा अ, इस आ को अगर शुरुआत में हमने ऐसे नहीं पढ़ा होता और आ को हम ऐसे करके पढ़ रहे होते तो हम इसको आज आ बोल रहे होते। हमें ये चिन्ह दिए गए हैं, हम उन चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं। हमारे दिमाग में बचपन से लेकर के 55 तक आज तक यही एक पिक्चर बनी हुई है, जैसे ही देखा कि ये अ है, तो बचपन से लेकर आज तक यही सीखा है हमने। हम लोग लकीर के फकीर हैं, जो लिखा है हम उसी का अनुसरण करते आ रहे हैं। आगे हमने जाना कि वर्ड के भेद। जब भी वर्ड के भेद की चर्चा होगी
तो वर्ण के भेद अभी आपको बताए, 2 भेद होते हैं, बहका वे मत आ जाना कि 3 भेद, भेद 2 ही होंगे हमेशा, स्वर और व्यंजन। थोड़ा सा आपको बुरा लगता है, इसका जो शुद्ध उच्चार है, इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो स्वर नहीं, ये सुअर बनेगा। जी हाँ, सुअर बनेगा। जब संधियां पढ़ेंगे तब जानेंगे। स्वर को जब हम तोड़ेंगे तो सु धन अर से मिलकर बना है, ये एड़ संधि का उदाहरण है। ऐसे ही व्यंजन विधन अंजन, ध्यान रखना, विधन अंजन। अब हम चर्चा करते हैं स्वर की तरफ कि स्वर क्या है। अभी आपको बताया था कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होगा वो स्वर होंगे। आगे जानेंगे स्वरों की संख्या कितनी है, तो अगली स्लाइड पर जानते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले हम जानते हैं वो बचपन वाली, याद करो जब पट्टी वगैरह पे पढ़ते थे या कॉपी पे ही पढ़ते थे तो गुरुजी हमें मात्राएं सिखाते थे और मात्राएं भूल भी जाते थे। कभी छोटी ए पे 2 लगाते थे, बड़ी ए पे 1 लगाते थे, डंडा जहाँ लगाना है वहां लगा रहे हैं और नहीं लगा रहा तो वहां भी लगा रहे हैं। तो अब हम जानेंगे, आज फिर से उन्हीं चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं छोटा आ। अच्छा, स्वर हैं कितने, तो संख्या आपके सामने दी है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। डायरेक्ट प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या होगी 11। अब मात्राएं कितनी है, प्रश्न पूछा जाता है कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है, और जब मात्राओं की संख्या कितनी होगी तब आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। आप कहेंगे कि स्वर अगर 11 हैं तो मात्राएं भी कितनी होगी, 11, जो कि आपका आंसर बिल्कुल ही कैसा है, गलत है। 11 नहीं होगी, क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा होगा छोटे आ पे कछू ना है, और जब छोटे आ पे कछू है ही ना है तो उसकी मात्रा काउंट नहीं करेंगे। तो मात्राओं की संख्या जब भी पूछी जाएगी, स्वर तो 11 हैं और मात्राओं की संख्या जब भी पूछी जाएगी तो मेरे प्यारे साथियों मात्राओं की संख्या कितनी होगी, 11। प्रश्न पूछा जा चुका है कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो आप जैसे विद्वान लोगों ने जवाब दिया है 11, जो कि एक गलत आंसर है। आगे देखते हैं, अ आ, कलर दिख रहा, शायद नहीं दिख रहा होगा, ए ई ओ उ रे, ए ऐ ओ औ। इस प्रकार हमने जाना जो स्वर हैं वो 11 हैं। आगे की क्लास में हम ये भी जानेंगे कि इनका उच्चारण स्थान कैसे होता है, अभी जानेंगे, अभी आगे कुछ समय बाद। अब जब इनकी मात्राओं की बात होगी तो आपने पढ़ा था कि छोटे आ पे कछू ना है, छोटे आ पे कुछ नहीं होता, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। बड़े आ का डंडा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ये मात्राओं का ज्ञान हमें बहुत आवश्यक है। छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, और रि की मात्रा लगेगी नीचे। बहुत अच्छा प्रश्न आता है रि की मात्रा को लेकर के, आगे उस प्रश्न को भी जानेंगे। जैसे हमसे बोला पृथ्वी, आपसे पूछेगा कि पृथ्वी में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो वो रि की मात्रा ही होती है पृथ्वी में। आपने लिखा पृथ्वी, तो पृथ्वी में जिसको आप रा बोलते हो, ये रा नहीं है, ये मात्रा किसकी होती है, रि की होती है। आगे ये ए होता है, इस पे मात्रा दिखती नहीं है, साइलेंट होती है, एक मात्रा होती है, और जिस पे एक दिख रही होती है उस पर कितनी होती है, 2। एक ये दबा के रखता है अपने साथ में, उसके साथ होगा ओ की मात्रा आपको दिख रही है 1, और जो औ अर्थात दीर्घ होता है उसकी मात्रा कितनी होगी, तो 2 होती हैं। आगे जानेंगे हम अयोगवाह। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि अयोगवाह कितने होते हैं, तो अयोगवाह की संख्या होती है 2। अब 2 कौन कौन से होते हैं, तो आपने जब आपसे पूछा गया था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो बहुत सारे बच्चों का जवाब आता है 13। तो मेरे प्यारे बच्चों वहाँ 13 नहीं होता, वहाँ जवाब होता है 11। तो जिन्हें हम 13 पढ़ते हैं वो यहाँ से हम 2 हटा देते हैं और कहाँ रख देते हैं, अयोगवाह में। अयोगवाह 2 कौन कौन से होते हैं, तो आप इधर स्लाइड पर देख रहे होंगे। अयोगवाह, तो अयोगवाह के अंदर एक आता है अंग और एक आएगा है। इस प्रकार से जो अयोगवाह की संख्या है वो कितनी होगी, 2। अंगों को बोलते हैं हम अनुस्वार और है को बोलते हैं विसर्ग। आगे इनको हम और अच्छे तरीके से जानेंगे। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण या भेद कर सकते हैं। हमारी यहाँ एक अगले हेडिंग है, वो है स्वरों का वर्गीकरण। और स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम जानेंगे कि मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद।
कि प्रश्न आता है, कई बार पूछा गया है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। डायरेक्ट वन लाइनर में इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। यूपी पुलिस ने पूछा है प्रश्न कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो आपको बता दें, मात्रा के आधार पर स्वर के जो भेद होते हैं वो होते हैं मेरे प्यारे साथियों 3। कितने होंगे? मात्रा के आधार पर स्वर के भेद होंगे 3। कौन कौन से होते हैं? तो ह्रस्व स्वर, नंबर 1 ह्रस्व स्वर, इसी को कहते हैं मूल स्वर। और जब भी पूछा जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप ये मानिएगा कि बच्चे पता नहीं, ऐसा लगता है पता नहीं इसमें क्या रख दिया गया, क्या पूछ लिया गया, पहाड़ सा टूट गया उनके ऊपर। तो मूल स्वर ये वही मूल स्वर हैं जिन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अच्छा, इनके अन्य नाम क्या हैं? आप ह्रस्व स्वर नाम से काफी परिचित हैं, और अगर कभी पूछ लिया जाए कि अखंडित स्वरों की संख्या कितनी है, तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता कि ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम अखंडित भी है। अखंडित स्वर, इसी का एक अन्य नाम है एक मात्रिक, इन पर एक ही मात्रा, और इसी को हम कहते हैं रूढ़। और रूढ़ होता है जिसे तोड़ा न जाए। क्या आप अ ई ओ रे इन्हें तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। इन्हें रूढ़ स्वर भी कहते हैं, रूढ़ स्वर, और इन्हीं को कहते हैं लघु स्वर। आप इनके अन्य नामों से भी परिचित आपको होना चाहिए कि सिर्फ ह्रस्व स्वर से ही काम नहीं चलेगा, इसके अन्य नाम और क्या क्या हैं? अखंडित स्वर, एक मात्रिक स्वर, रूढ़ स्वर, लघु स्वर और मूल स्वर। इनकी संख्या कितनी है? तो संख्या होती है मेरे प्यारे साथियों 4। अ ए ओ रे, अ ए ओ रे। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4। निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है? तो आसानी से हम प्रश्न को हल कर जाएंगे। आगे जानेंगे इसका दूसरा भेद। मात्रा के आधार पर जो भेद होते हैं आपको बताए थे अभी, कितने भेद होते हैं? 3। नंबर 1 हो गया आपका ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, अखंडित स्वर, एक मात्रिक स्वर, रूढ़ स्वर, लघु स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? तो संख्या होगी 4, जैसा कि आपको दिख रहा है, अ ए ओ रे। आगे जानेंगे कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं। अच्छा, दीर्घ स्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो मेरे प्यारे साथी आपको बता दें, कभी पूछा जाए कि संधि स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमारा जवाब जाएगा 7। दीर्घ स्वर कितने हैं या संधि स्वर कितने हैं? तो हमारा जवाब जाएगा 7। जी हाँ, 7 होंगे। अच्छा, इनके अन्य नाम क्या हैं? अगर ये अखंडित है तो ये खंडित है, इसको तोड़ेंगे हम। अच्छा, कैसे तोड़ सकते हैं? यहां होता है आ को हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो आ को तोड़ सकते हैं अ धन अ बराबर क्या होता है? अ। इसको हमने क्या कर दिया? खंडित कर दिया। इसको हमने खंडित कर दिया, तो इसका एक अन्य नाम होगा खंडित स्वर। यहां एक मात्रा थी, यहां कितनी मात्रा? द्विमात्रिक स्वर। इसको हम यौगिक स्वर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये स्वरों के योग से बनता है। जैसे अभी आपको बताया था, अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, ओ धन ओ बराबर उ। तो हम जानेंगे इन्हें द्विमात्रिक नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम यौगिक, योग धन एक यौगिक से अभी बन के बना है, स्वरों के योग से बना है, ह्रस्व स्वरों के योग से बना है, तो नाम दिया हमने यौगिक। और जैसा कि अभी आपने जाना लघु, और लघु का दीर्घ क्या होता है? गुरु, अर्थात बड़ा। अगर ये लघु हैं तो दीर्घ कौन है? ये इनके छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया हैं ये। तो आ ई उ ए ऐ ओ औ, अर्थात जो उनकी संख्या है वो कितनी है? 7। तो कभी हमसे पूछा जाएगा कि दीर्घ स्वर कितने हैं, संधि स्वर कितने हैं, तो हमारा जवाब होगा प्यारे साथियों 7। आगे जानते हैं प्लुत स्वर। एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है, आपके सामने कोई उदाहरण दिया होगा और आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा उदाहरण प्लुत स्वर का है। समझते हैं, जब इनकी संख्या की बात होगी, शायद ही आपको कहीं पुस्तक में इस तरह का दिखेगा कि इसकी संख्या कितनी होती है, और आज हम चर्चा करेंगे इसकी संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या, हालांकि कभी इस प्रकार का प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन जब भी अगर पूछा जाए इनकी संख्या, तो इनकी संख्या 8 मानी जाती है। अच्छा, 8 में होते कौन कौन से हैं? तो ये 7 जो दीर्घ होते हैं वो 7 के 7 वो दीर्घ होंगे प्लुत में, और एक आता है कौन? अ। अब इसको हम समझाएंगे ये होते कैसे, कैसे पहचानते हैं इनको हम। तो जब किसी ध्वनि का, जब किसी वर्ड का हम लगातार लंबे समय तक उच्चारण करें, काफी लंबे समय तक, तो प्लुत रूप धारण कर लेता है। प्लुत रूप धारण कर लेता है। कैसे करता है वो समझिएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो गांव से बिलोंग करते हैं, तो वो जानते होंगे एक ट्रॉली होती है जिसको हम इंजन भी, इंजन बड़ा रूप होता है इंजन।
तो खेत पे इंजन चल रहा होता है और एक बच्चा अपने पापा के लिए खाना लेके जाता है, और खाना ले जाने के बाद में वहां पर एक आवाज मारेगा, पापा, लंबे समय तक उच्चारण करेगा पापा। लास्ट में कौन सी ध्वनि, कौन से वर्ड का उच्चारण कर रहा है, आ, पापा, लंबे समय तक खींचा। तो जो ध्वनि लंबे समय तक खींची उसने कौन सा रूप धारण कर लिया, प्लुत रूप धारण कर लिया। तो आ गया, चाची, ई आ जाएगी। इसी प्रकार से ऊ, चच्चू, लंबे समय तक बोला। इसी प्रकार से ए, आई, ओ और औ, तो ये सातों के साथ हम प्लस स्वर के अंदर रखते हैं। अच्छा अब सर, अब आप कहेंगे कि गुरुजी आ को कैसे रखेंगे? आ को ऐसे रखेंगे, पंकज, लंबे समय तक बोला, ओ पंकज, लंबे समय तक बोला, पंकज, लास्ट में क्या बोल रहे हैं हम, अब बोल रहे हैं। तो इस प्रकार इनकी जो संख्या मानी जाती है वो 8 मानी जाती है। और जब भी उदाहरण पूछे जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा ओम, ओम, इस प्रकार से। राम, रामायण वगैरह जब आप पढ़ेंगे इस प्रकार से आप जानेंगे। भैया, भैया, इनको हम बोलते हैं, ये होते हैं मेरे प्यारे साथियों विग्रह चिन्ह। इस प्रकार से आप एस टाइप में जो दिख रहा है इसको हम विग्रह चिन्ह नाम देते हैं, विग्रह चिन्ह। तो प्लस स्वरों को जाना हमने, जिनकी संख्या 8 मानी जाती है। तो जब कोई ध्वनि लंबे समय तक उच्चारण की जाएगी तो कैसा रूप धारण कर लेगी मेरे प्यारे साथियों, प्लुत। तो मात्रा के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण किया। तो मात्रा के आधार पर जब भी पूछा जाएगा स्वर कितने होते हैं तो 3 होते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है तो 4 है। दीर्घ स्वर कितने हैं तो 7 हैं। और प्लस स्वरों की संख्या कितनी है तो 8 है। पर आज दिन तक ऐसा कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है इसकी संख्या को लेकर के, शायद आगे कभी पूछा जाए। आगे जानते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान, तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहला जो स्वर है हमारा वो कौन सा होगा, अ, और अ के बाद में क्या आएगा, आ। हमारे जो स्वर हैं वो 11 हैं। आप मेरे साथ जैसा हम कहेंगे आप वैसा करते चलेंगे और रटेंगे नहीं। देखो अभी कैसे समझते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अ और आ से। आपको कुछ नहीं करना, आप ये वाली अपनी अंगुली लो और रखो अपने यहां पर। सभी बच्चे रखेंगे और बोलेंगे अ आ, अ आ। तो आप देख रहे होंगे इसका उच्चारण कहां से हो रहा होगा, कंठ से। इस तरह से का कोई गटका सा यहाँ पे होगा, ऊपर नीचे हो रहा होगा, कंपन कर रहा होगा। इसको बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों कंठ। कहां से बोलेंगे, अ, यहां से नीचे से बोला नहीं जाता कोई स्वर, कोई भी वर्ड नहीं बोला जाता। बोलने की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है, कंठ से। यहां से कोई नहीं, यहां से कोई ध्वनि नहीं आती। कहां से बोलेंगे, कंठ से। अ आ, बोलो सारे बच्चे, उंगली को रखो यहां पे, बोलो अ आ। आ कहां से बोला गया, कंठ से। कहां से बोला गया, कंठ से। आ के बाद में क्या आएगा, ए, ई, ए, ई, ए, ई, तलवा, तलवे से, तालू से। कहां से बोला जाएगा, तालब्य या तालू। उसके बाद आएगा ओ, ओ, कहां से बोला जा रहा है, ओ, ऊ। कहां से बोला जा रहा है, ओष्ठ से। कहां से बोला जाएगा, ओष्ठ से। अरे आप बोल सकते हो ओ, आपके ओ डब्बे जैसे हो गए, ओ, ऊ। कहां से बोला गया, ओष्ठ से। और उसके बाद कौन आएंगे, रे, रे, रे। आप बोल के देखिएगा रे। तो जीभ का अग्रभाग, आगे वाला भाग, और ऊपर वाले जो दांत हैं उसके पास में जो मसूड़ा है वहां जाके टच हो रहा होगा। तो जीभ का अग्रभाग मसूड़े, ऊपर वाला मसूड़ा, रे, रे, वहां जाके टच हो रहा होगा। तो कहां से बोला जाएगा, मसूड़े से। और इसको हमने नाम दिया है मूर्धा, या हम इसको कह सकते हैं मूर्धन्य। आगे जानते हैं रे के बाद में क्या आएगा, ए, आई। इसको थोड़ा सा समझना है मेरे प्यारे बच्चों। ए, आई, ये क्या लिखा है, अ। और ये क्या लिखा है, ए। ये क्या लिखा है, अ। और ये क्या लिखा है, ई। ये लिखा है अ, ये लिखा है ओ, और ये लिखा है अ, और ये लिखा है ऊ। रटना नहीं, इसको एक साथ बोलेंगे जल्दी जल्दी। आए, आई, आओ, जल्दी से, आओ, 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 आए, आई, आओ, आओ। ये कहां से बोले जाते हैं, कंठ से। ये कंठ महाराज हैं। ये कौन है, तालु हैं। तो जब दोनों को मिला लेंगे, कंठ धन तालु बराबर हो जाएंगे कंठ तालब्य, कंठ तालु।
मठा के आलू नहीं बोलेंगे, कंठ तालु। कहां से बोलेंगे? कंठ तालव्य, कंठ तालु। तो ए यहीं का उच्चारण कहां से हुआ? कंठ तालु से हुआ। इसी प्रकार हम जानेंगे ओ औ का उच्चारण, तो ये कंठ से बोले जाते हैं, ये ओष्ठ से। तो हमारा जवाब होगा कंठोष्ठ। रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें समझना है। तो ये ओ औ से बोले गए, ओ और औ कहां से बोले गए मेरे प्यारे साथियों? तो कंठोष्ठ से। इस प्रकार हमने स्वरों का विभाजन किया। किसके आधार पर वर्गीकरण किया? तो उच्चारण स्थान के आधार पर हमने 11 स्वरों के बारे में जाना। अब आप मुझे बताओगे आ कहां से बोला जाएगा? कंठ से। ई कहां से बोला जाएगा? तालु से। ओ ऊ कहां से बोला जाएगा? ओ ऊ ओष्ठ से। रे मूर्धा से। ए ऐ कंठ तालु। और जब भी चर्चा होगी ओ औ की, तो मेरे प्यारे साथियों जवाब होगा कंठोष्ठ। आगे जानते हैं कि जाति, जाति के आधार पर स्वरों का विभाजन। उसके बाद जानेंगे जीव के आधार पर, कि जाति के आधार पर कितने भेद होते हैं और जीव के आधार पर कितने भेद होते हैं। या जिह्वा, इसको हम जिह्वा भी कह सकते हैं, कि जीव या जिह्वा के आधार पर, इसको भी हम जीव बोलते हैं। टंग। जाति के आधार पर जब भी भेद पूछे जाएंगे तो दो होंगे मेरे प्यारे साथियों। कौन कौन से होंगे? सजाति, इसको हम सवर्ड भी कह सकते हैं, और विजाति को हम कह सकते हैं, संयुक्त वर्ड कह सकते हैं। अब ये सजाति क्या होती है और विजाति क्या होती है? सजाति एक जैसी जाति के हैं, विजाति अलग अलग जातियों से मिलकर के बने हैं। अब वो कौन कौन से हैं समझते हैं। अ और आ सजाति हैं, एक ही जाति के हैं, दोनों कहां से बोले जा रहे थे अभी? कंठ से। ए और ई कहां से बोली जा रही है? कंठ से। आ ई उ। और जब कभी पूछा जाए कि सजाति संधि स्वर कौन से होते हैं, तो वो जवाब भी यही होगा, आ ई उ। सजातीय सजातीय संधि स्वर। जब कभी पूछा जाए कि सजाती संधि स्वर कितने होते हैं, तो देखो सजाती है, संधि है, आ ई उ, कितने होंगे? सिर्फ 3 होंगे सजाती संधि स्वर। और जब भी पूछे जाएं कि संयुक्त स्वर कितने होंगे, हालांकि सब संयुक्त हैं, तो 3 ये हो जाएंगे और 4 ये हो जाएंगे। तो जब भी संयुक्त स्वरों की संख्या पूछी जाती है, तो संयुक्त स्वर जब भी पूछे जाएंगे कि संयुक्त स्वर कितने हैं, तो जब भी संयुक्त स्वर पर चर्चा होगी, तो मेरे प्यारे साथियों जवाब होगा संयुक्त स्वर 7 होंगे। अच्छा, विजाति, विजाति संयुक्त स्वर कितने हैं? तो विजाति संयुक्त स्वर जब भी पूछे जाएंगे, तो जवाब क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? 4। वो होंगे ए ऐ ओ और औ। विजाति संयुक्त स्वर 4 होंगे। सिर्फ संयुक्त स्वर पूछा जाएगा 7 होंगे। सजाति संधि स्वर पूछे जाएंगे 3 होंगे, और सजाति स्वर पूछे जाएंगे फिर भी मेरा जवाब होगा 3। आगे जानते हैं जीव के आधार पर। जीव या जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे। तो मेरे प्यारे साथियों जवाब होगा जीव के आधार पर 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं उन्हें जानते हैं अभी। देखो मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही समझ लेते हैं, यहां पे एक डायग्राम के माध्यम से समझ लो। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आर्ट मेरी इतनी अच्छी नहीं है, हंसना मत, बस हंस जाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब। कुछ कुछ दिख रहा है आपको? ये क्या है? ये बाबा खड़क सिंह की झोपड़ी है क्या? देखो ये बहुत बेहतरीन सा ये हवा आने के लिए एकदम बढ़िया सा जंगला लगवाया गया इधर। और ये इनके ये गेट है इधर, इस प्रकार से ये बना है बढ़िया तरीके से। इनकी एक ये झोंपड़ी है, और रक्षाबंधन का भी टाइम आने वाला है, और ये कराएंगे एक प्रतियोगिता। और ये बहुत शौकीन है कि जो नए बच्चे हैं वो उनकी रनिंग देखने के बहुत उत्साहित रहते हैं ये। अब ये कराएंगे प्रतियोगिता। तो ये इनके घर से रास्ता गया है एक, इस प्रकार से ये रास्ता गया है। बाबा जी ने क्या किया कि रनिंग कराई यहां से स्टार्ट। ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। और यहां आकर के रेस क्या होनी है? फिनिश होनी है। तो ये है फिनिश पॉइंट।
रेस यहां से स्टार्ट होती है मेरे प्यारे साथियों, और ये देखो इधर आपको दिखा दें, ये देखो ये दिख रहे हैं, ये वीरपाल, महिपाल, जबलपाल, जोधपाल, अवधपाल, ये सब के सब रेस में भाग लेने के लिए तैयार हैं। और यहां से रेस होती है स्टार्ट, और जब रेस स्टार्ट होगी तो प्राइज तो सिर्फ कितने लोगों को मिलेगा? 3 लोगों को ही मिलेगा ना। तो सबसे पहले आ गया एक इधर, 1 नंबर पे आया, वो इधर आया, दूसरे नंबर पे आया, और ये कौन से नंबर पे आएगा? तीसरे नंबर पे। तो जो सबसे आगे आया, आगे, इसका हमने नाम दे दिया अग्र है भाई, ये तो अग्र है। जो बीच में आया उसे नाम क्या दे दिया? मध्य। और जो सबसे लास्ट में आया, पीछे आया, इसे नाम क्या दे दिया? पश्च। तो जीव के आधार पर हमने स्वरों को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। तो कौन कौन से? नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, और नंबर 3 पश्च स्वर। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड पर। अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, और नंबर 3 पश्च स्वर। इसको याद करने का आपको एक सिंपल सा तरीका बता दें, आज के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं। अच्छा, ऐसा कौन सा तरीका है? इसका मतलब जादूगर हो सर आप? जादूगर नहीं है, पर कोशिश करेंगे आपको जादूगर बनाने की। वो कैसे करेंगे कि भाई मध्य स्वर आपको याद रखना है, सिर्फ मध्य स्वर। तो जीभ के बीच वाले भाग से बोला जाता है। आप बोल के ट्राई करेंगे, अ, आप सब बोल के देखो, अ जीभ के मध्य भाग से बोला जा रहा होगा। सिर्फ आपको एक याद रखना है। अच्छा सर, जब एक याद रखना है तो बाकी सब कहां जाएंगे? बाकी सब देखो आप कैसे याद करोगे। आपने सिर्फ याद रखना है मध्य स्वर। तो मध्य स्वर कौन सा होता है? अ। अच्छा, अब आप ये देखो कि ये कौन सा नंबर है? कि सर ये तो तीसरा नंबर है। अच्छा जी, तीसरा नंबर है, तो आप देख सकते हो तीसरा नंबर है भाई साहब। तीसरा नंबर कौन सा नंबर है? तो 3 के अक्षर से आ को छोड़ के जितने भी स्वर बनेंगे वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे? पश्च से चले जाएंगे, अर्थात तीसरे नंबर पर चले जाएंगे। बात तो कमाल की है। कैसे जाएंगे साहब? तो आ, आप देख रहे हैं ऊपर, ओ, उ, ओ, और क्या हो जाएगा? औ। देखो 3 के अक्षर से ही बने सब, 3 के अक्षर से ही बने ना। तो आ को छोड़ के 3 के अक्षर से जो भी बने हैं वो सब किस में चले जाएंगे? पश्च में। अब जो कुछ भी बचा वो सब कहां चला जाएगा? अग्र में। अब बचा क्या? अब बचा क्या? तो अब आप बताएंगे बचा क्या? कि सर 11 स्वर होते हैं, हमने 5 यहां लिख लिए, 1 यहां लिख लिया, बचे कितने? अभी तो सर 5 बचे हैं, क्योंकि 5 और 1 6, 6 5 कितने होंगे? 11 होंगे। बचा कौन? ए, ई, ऋषि, बाबा, ए और आई। बचे कितने? 5। ये जो 5 स्वर है वो किस में आ जाएंगे? अग्र स्वर में। क्या आप इनको भूल पाएंगे? अब कोशिश मत करना भूलने की, ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर जानेंगे, उसके बाद जानेंगे प्राण के आधार पर, उसके बाद जानेंगे घोषत्व के आधार पर। हम यहाँ 3 टाइप पढ़ने वाले हैं। अच्छा, वो कौन कौन से? ओष्ठ आकृति या बनावट के आधार पर, ओठों की बनावट, हमारे जो ओठ हैं इनकी बनावट के आधार पर। तो मेरे प्यारे साथियों, ओष्ठ आकृति के आधार पर जब भी पूछा जाएगा तो हमारा जवाब होगा 2 भेद होंगे। अब वो 2 भेद कौन से होते हैं? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जन स्वरों का उच्चारण बोलते समय होठ कैसे हो जाएं? गोल, डब्बा जैसे, वो वृत्तमुखी हैं, वृत्तमुखी हैं। और जिनका उच्चारण करते समय होठ गोल नहीं होंगे वो कैसे हैं? अवृत्तमुखी हैं। तो देखो, व्रत, अवृत्त, वैसे अ का कोई अर्थ नहीं है, पर जब किसी शब्द के आगे जुड़ जाएगा तो उसका अर्थ बदल देगा। यही तो उपसर्ग की पहचान है। उपसर्ग शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ के उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। आगे जब हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे तो उनके बारे में जानेंगे बहुत अच्छे से। व्रत माने होता है गोल। तो जिनका उच्चारण करते समय होठ कैसे नहीं होते? गोल नहीं होते, या अवृतमुखी, मुख गोल नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? अवृत्ताकार कहलाते हैं, अवृतमुखी कहलाते हैं। आप बोल के चेक कर सकते हैं। अ, आ, ए, ई, रे, ए, आई। और जैसे ही आपने क्या बोला? ओ, ऊ, ओ, औ, तो आपके होठ कैसे हो गए मेरे प्यारे साथियों?
गोल हो गए, आकार होठों का वृत्त आकार हो गया, तो ओ, उ और ओ, औ, ये चार जो स्वर होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं। जब भी संख्या पूछी जाएगी तो वृत्ताकार स्वर चार होंगे। अच्छा, चार वृत्ताकार होंगे तो बचे कितने? बचा क्या? बचा मेरे भाई सात। सात बचे, तो सात स्वर कैसे होंगे अब वृत्ताकार? कि गुरुजी ये क्या मसला है, ये विदेशी स्वर कहां से टपक गया इधर? विदेशी भी अपने यहाँ रहते हैं। हाँ भाई साहब, अपने यहाँ विदेशियों का भी काम है। अच्छा, क्या काम है? तो आज ही हम आपको उनको भी समझाते हैं, विदेशियों को। आप जिस औ को पढ़ रहे हैं तो औ एक विदेशी स्वर है। अच्छा, विदेशी है इसका मतलब हम देसी नहीं है, अर्थात हिंदी भाषा का नहीं है। जी हाँ, हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। तो औ किस भाषा का शब्द है? अब तो भाई मामला बड़ा गड़बड़ हो गया कि औ किस भाषा का शब्द है। तो टेंशन नहीं लेना, बस समझना चीजों को। हमने एक शब्द बोला, अच्छा इसके यूज से, इनके प्रयोग से कौन कौन शब्द बनाएंगे हम? हमने बोला कोऑपरेटिव, हमने बोला डॉक्टर साहब, क्या बोला? डॉक्टर। क्या बोला? हमने बोला डॉक्टर। क्या बोला? हमने बोला डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का है साहब। अच्छा, अंग्रेजी का है? हाँ जी। तो जब डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है तो डॉक्टर में जिस स्वर का प्रयोग किया गया है वो यही तो है, ये विदेशी स्वर है, आगत, कहीं से आया हुआ है। तो औ जो है वो किस भाषा का स्वर है? तो हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये जो औ है वो अंग्रेजी भाषा से आया हुआ स्वर है। अंग्रेजी भाषा। किस भाषा से आया है? अंग्रेजी भाषा से आया है। चलो आगे देखते हैं कि वायु और प्राण के आधार पर, प्राण और वायु के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो मेरे प्यारे साथी, जब हम व्यंजनों को पढ़ेंगे तब जानेंगे कि प्राण और वायु के आधार पर स्वर के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं। अब दो कौन कौन से होते हैं? तो मेरे प्यारे साथी, एक आपके सामने दिख रहा है अल्प प्राण, जिनके उच्चारण में हवा कम निकलती है मुख से, वो अल्प प्राण होते हैं। और जिनके उच्चारण में हवा ज्यादा निकलती है वो महाप्राण होते हैं। फिलहाल जब स्वरों में चर्चा होगी तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ऐसा कोई स्वर नहीं होता जो महाप्राण होता है। सारे के सारे अर्थात 11 स्वर किस में आएंगे? अल्प प्राण में आएंगे। और एक गहराई बता दें कि जो आपका अनुस्वार होता है इसे हम बोलते हैं अंग, अंग भी अल्प प्राण में आता है। आगे जानेंगे घोष या कंपन के आधार पर। तो घोष और कंपन के आधार पर भी दो भेद होते हैं। यहां हमने भेद नहीं लिखे, सिर्फ ये जाना है कि जो स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं या अघोष होते हैं। तो घोष या कंपन के आधार पर जब विभाजन करते हैं तो दो भागों में करते हैं, सघोष और अघोष। पर हमारे जो सभी स्वर हैं वो मेरे प्यारे साथियों क्या होते हैं? सघोष। सघोष को हम और क्या कहते हैं? सघोष शब्द नहीं मिलेगा तो सघोष के स्थान पर लिखा होगा घोष। सघोष या घोष एक ही बात होती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। आगे जानते हैं मुख, मुख वायु एवं मुख द्वार के आधार पर। अच्छा, मुख से वायु निकलने के आधार पर और मुख द्वार के आधार पर। मुख द्वार से जो वायु निकलेगी उसके आधार पर, तो मुख वायु के आधार पर, तो मुख व अब मुख वायु के आधार पर जब इसके भेद किए जाएंगे तो दो भेद होंगे। तो मुख व नाक से वायु निकलने के आधार पर जो स्वर के भेद होंगे वो दो होंगे। ये बहुत अच्छे तथ्य हैं, चीजों को समझना मेरे साथियों। नंबर 1 हमने जाना निरनुनासिक। निरनुनासिक अर्थात हम इनको मौखिक नाम से भी जानते हैं, मौखिक। तो जब हम, अच्छा निरनुनासिक होते क्या हैं कि जब कभी भी हम स्वरों का उच्चारण करें और केवल मुख से हवा निकले, किससे निकले? मुख से हवा निकले, तो आप समझ जाएंगे कि ऐसे स्वर हमेशा क्या होंगे? निरनुनासिक होंगे। जिन स्वरों का उच्चारण करने में केवल मुख से हवा निकलती है, मुख से वायु निकलती है, वो निरनुनासिक होते हैं। आ ई ओ उ ए ऐ ओ औ, ये सारे के सारे किस में आएंगे मेरे प्यारे साथियों? तो निरनुनासिक में आएंगे। अच्छा, अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक वो होते हैं मेरे प्यारे साथियों जिनका उच्चारण करते समय आपकी मुंह से भी वायु निकले और कहां से निकले? आपकी नासिका से भी निकले, नाक से भी निकले। तो मुख व नाक दोनों से वायु निकलती है।
तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख व नाक दोनों से वायु निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथी जवाब होगा अनुनासिक। अच्छा, इन पे हम किसका प्रयोग करते हैं? चंद्र बिंदु का। किसका प्रयोग करते हैं? इनके ऊपर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे अनुनासिक हैं, और सॉरी ये हमारे निरनुनासिक हैं, और ये क्या है? हमारे अनुनासिक हैं। आगे जानते हैं मुखद्वार खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम जानेंगे मुखद्वार खुलने के आधार पर, और एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको हम समझेंगे। तो मुखद्वार खुलने के आधार पर जो स्वरों के भेद होंगे वो होंगे 4। कभी पूछा जाएगा कि मुखद्वार खुलने के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों जवाब होगा 4। अब वो 4 कौन से होते हैं तो हम उनको जानेंगे, इसको भी समझो। अभी नंबर 1 होता है समृत स्वर। समृत स्वर, एक सिंपल तरीके से इसको भी समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां से प्रश्नों को गलत करते हैं। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अच्छा, समृत का विलोम क्या होता है? जब कभी आपसे पूछा जाएगा कि समृत का विलोम, तो मेरे प्यारे साथियों जवाब होगा विव्रत। समृत का विलोम क्या होगा? विव्रत। तो समृत स्वर, विव्रत स्वर। समृत का मतलब होता है बंद, मुख बंद, और विव्रत का मतलब होता है खुला। विव्रत का अर्थ क्या होता है? खुला। इसका मतलब कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण बंद मुंह से किया जाता हो, और ऐसे स्वर जिसका उच्चारण खुले मुंह से किया जाता हो। अरे ऐसा भी होता है? हाँ जी, ऐसा भी होता है। और आगे पढ़ेंगे हम आधा बंद आधा खुला, अर्थात अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, आधा बंद आधा खुला, अर्ध विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर। तो आधा खुला और आधा बंद मुंह। अच्छा, ऐसा भी होगा साहब? यस, ऐसा भी होता है। अब यहां आपको याद करने में कठिनाई थोड़ी हो सकती है, पर प्रयास करेंगे, शायद आपके समझ में आएगा। ऐसा कौन सा स्वर है इन चारों में जो पूरी तरह से मुंह खोल के बोला जाता है? आपके दिमाग में आ रहा होगा। पापा, पूरा मुंह खोला। भैया, पूरा मुंह किस में खोला? आ। अच्छा, आ किस में आ गया कि साहब? आ तो आ चुका आपका विव्रत स्वर में। जब आ विव्रत स्वर हो गया तो ये इसका आधा क्या होगा? ये अपने आप आएगा। तो आधा क्या हो जाएगा? छोटा। अरे छोटे छोटे भाइयों की तो बड़े भैया होंगे। आगे देखते हैं। यहां आपको कुछ नहीं करना है, यहां आपको रखना है ए, और यहां रखनी है आई। यहां रखना है आपको ओ, और यहां क्या रखना है आपको? औ। अब बचा क्या? अब बचा क्या वो आप देख लो। हमारे पास जो बचा वो बचा ए, ई, ओ, ऊ, और एक बाबा और हैं अपने, वो कौन है? ऋषि बाबा। अब हमने इनको भी जान लिया भाई। आइए हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं। तो ये रही हमारी स्लाइड। जी सर। कि समृत स्वर, असमृत, विव्रत और अर्धविव्रत। विव्रत का मतलब होता है खुला। ऐसा स्वर जिसका उच्चारण पूरा मुंह खोल के किया जाता है वो होता है आ। अगर ये पूरा मुंह खोल के किया जाएगा तो ये आधा मुंह खोल के किया जाएगा। ए, आई, ओ, औ, और जो भी बचे वो किस में आएंगे? समृत स्वर में। अच्छा, यहाँ महत्वपूर्ण नोट क्या है? महत्वपूर्ण बात क्या है? प्रश्न पूछा जाता है कि उदासीन स्वर कौन सा है? हिंदी वर्णमाला में उदासीन स्वर कौन सा है? जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो बच्चों को दिक्कत होती है प्रश्न को करने में। तो उदासीन होता है। उदासीन क्यों है? ना तो जा पे कोई डंडा और ना ही जा पे कोई मात्रा, इसीलिए क्या है? ये उदासीन है। एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि अर्ध स्वर, अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो अर्ध स्वरों की संख्या होती है 2, य और व। अच्छा, य और व। अच्छा, पूर्ण अर्ध स्वर कौन सा है और अर्ध अर्ध स्वर कौन सा है? तो यहाँ एक बहुत प्रश्न, अच्छा प्रश्न बनता है। तो जब भी पूर्ण अर्ध स्वर पूछा जाएगा तो यह होगा, और अर्ध अर्ध स्वर पूछा जाएगा तो वह होगा। एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि पूर्ण अर्ध स्वर और अर्ध अर्ध स्वर। पूर्ण अर्ध
स्वर और अर्ध अर्ध स्वर, तो जवाब होगा पूर्ण स्वर यह होगा, और अर्ध अर्ध स्वर क्या होगा, तो वह होगा। आगे जानते हैं मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास को मेरे प्यारे साथियों हम यहीं तक रखते हैं। जब तक के लिए आप अभी तक अपनी जो भी क्लास हुई हैं आप उनका रिवीजन करते रहें और आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ बढ़िया होगा। इसी के साथ हम अपनी क्लास को आज विराम देते हैं। जब तक के लिए आप अपना रिवीजन में लगे रहें, तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।